सिर्फ एक बैन, 26 प्लेटफॉर्म्स पर ताला जड़ा और देखते ही देखते सड़कों पर आग भड़क उठी। गुस्से में उबलती भीड़ ने संसद को राख कर दिया। नेता अपनी कुर्सियों से गिर पड़े, जेलों के दरवाजे टूट गए और सत्ता सीधा सेना के हाथों में जा पहुंची। चारों तरफ अफरा तफरी, गोलियों की आवाज और बेकाबू नाराजगी। और इन्हीं लपटों के बीच गूंज उठा सबसे बड़ा सवाल, क्या नेपाल एक नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है? 4 सितंबर 2025, जगह नेपाल। ये वही दिन था जिसने पूरे देश की राजनीति और समाज को हिला करके रख दिया। शुरुआत तो बस एक सोशल मीडिया बैन से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये कदम नौजवानों के गुस्से का ज्वालामुखी बन गया। सरकार ने अचानक से 26 बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, लिंक्डइन और स्नैपचैट पर रोक लगा दी। वजह बताई गई कि ये कंपनियां नेपाल के नए नियमों के तहत रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन असली रीजन था सोशल मीडिया पर छाया नेपो के ट्रेंड, जिसने नेताओं और उनके बच्चों की आलीशान जिंदगी को सबके सामने लाके बेनकाब कर दिया। एक देश में जहां लगभग हर युवा सोशल मीडिया से जुड़ा है और जहां 33% GDP विदेशों से आने वाले रेमिटेंस पर टिकी है, वहां सरकार का यह फैसला सीधा जनता की नब्ज पर वार था। और यही वार 8 सितंबर की सुबह चिंगारी बन गई। काठमांडू के मैतीघर मंडला से उठी ये चिंगारी कुछ ही घंटों में संसद भवन तक जा पहुंची। हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म पहने हुए सड़कों पर उतर आए। ये पूरी तरीके से जेनजी लेड होने वाला आंदोलन था। युवाओं ने अपने प्रतीक के तौर पर वन पीस मंगा के स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का झंडा थाम लिया, लेकिन दोपहर तक हालात काबू से बाहर हो गए। पार्लियामेंट हाउस की ओर बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल किया, मगर जब भीड़ ने बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करी तब तो गोलियां चली। नतीजा, कुछ ही घंटों में 19 लोग मारे गए और 300 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। ये नजारा नेपाल में दशकों बाद हुए सबसे बड़े रक्तपात की याद दिलाने वाला था। शाम होते होते सरकार को हार माननी पड़ी, जिसकी वजह से सोशल मीडिया बैन हटा लिया गया। गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया और कई शहरों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। लेकिन गुस्सा अब थमने वाला नहीं था। 9 सितंबर का दिन नेपाल की राजनीति के लिए काला दिन साबित हो गया। अब भीड़ सिर्फ सोशल मीडिया बैन नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र के खिलाफ खड़ी थी। संसद भवन आग की लपटों में घिर गया। सिंह दरबार और सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ। राष्ट्रपति भवन, शीतल निवास से लेकर प्रधानमंत्री आवास बालू वाटर तक घेर लिया गया। इन लपटों के बीच सबसे भयानक घटनाएं सामने आई। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी पर हमला। पूर्व प्रधानमंत्री जलनाथ खनाल की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार की जिंदा जलकर मौत। वित्त मंत्री विष्णु पांडे की सड़कों पर पिटाई और सांसद एकनाथ ढकाल को भीड़ द्वारा निर्वस्त्र करके घुमाना। और ये सब यहीं नहीं रुका। पोखरा और नखू की जेलों से 900 कैदी फरार हो गए, जिनमें पूर्व गृह मंत्री रवि लामिछाने भी शामिल थे। हालात इतने बिगड़े कि प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को इस्तीफा देकर सेना के शिवपुरी बारक में शरण लेनी पड़ी। सत्ता खाली हुई और देश का कंट्रोल नेपाली सेना के हाथों में चला गया। 10 सितंबर की सुबह तक सेना सड़कों पर थी। पूरे देश में कर्फ्यू लागू हो चुका था और आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिंहदेल ने शांति और संवाद की अपील करी। इस पूरे घटनाक्रम ने सबको एक सीख दी कि कैसे एक सोशल मीडिया बैन पूरे सिस्टम के खिलाफ क्रांति का रूप ले सकता है। यह विद्रोह पूरी तरीके से युवाओं का था, जिनकी ऑन एवरेज उम्र 25 साल है और जो भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और नेताओं की ऐशो आराम भरी जिंदगी से तंग आ चुके हैं। आज भले ही नेपाल सेना के नियंत्रण में है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या ये जेनजी की बगावत सिर्फ एक अस्थायी विस्फोट है या सच में नई राजनीतिक व्यवस्था की नींव रख रही है? अपना जवाब नीचे कॉमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।